हेलो दोस्तों। आज हम इनविजिबल मैन नॉवल की समरी बताएंगे जिसके ऑथर है रैल्फ एलिसन। दोस्तों, यह नॉवल मॉडर्न लाइब्रेरी के टॉप 100 नॉवेल्स में शामिल है, जिसमें एक ब्लैक आदमी की जद्दोजहद के बारे में बताया गया है। लोग उसे इंपीरियर मानते थे और उसका एक तरह से कोई वजूद भी नहीं था, यहाँ तक कि इस नॉवल में उसका नाम तक नहीं बताया गया है। आगे हम आपको पूरी समरी बताते हैं। इस नॉवल में एक बेनाम नरेटर हार्लेम शहर के नीचे छिपकर अंडरग्राउंड में रहा करता था और वहीं से अपनी कहानी बता रहा है। वह कहता है कि वह एक इनविजिबल मैन है, मतलब एक अदृश्य आदमी। लेकिन वह कोई फिजिकल तौर से अदृश्य नहीं है, बल्कि लोग उसे इतना इंफीरियर मानते हैं कि वह उन्हें नजर भी नहीं आता। अंडरग्राउंड रहते हुए नरेटर ने एक कंपनी की बिजली चुराकर अपने लिए लाइट का जुगाड़ किया हुआ था। वह अंडरग्राउंड रहकर ही अपना जीवन यापन कर रहा था। उसे म्यूजिक का काफी शौक था और वह एक फोनोग्राफ पर लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग के गाने सुनता था। इसके बाद नरेटर अपने स्कूल के दिनों के बारे में बताता है। वह एक काफी अच्छा पब्लिक स्पीकर था। एक दिन उसे वाइट लोगों के एक इवेंट में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। इस स्पीच के बदले उसे कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिलने वाली थी। नरेटर ने काफी अच्छी स्पीच दी और उसे स्कॉलरशिप दे दी गई, लेकिन इसके साथ ही उसे काफी अपमान झेलना पड़ा। वाइट लोगों ने कहा कि पहले उसे दूसरे ब्लैक स्टूडेंट्स के साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी, तभी वह स्कॉलरशिप दी जाएगी। सब ब्लैक स्टूडेंट्स की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उन्हें बॉक्सिंग रिंग भेज दिया गया, जहां वे सब एक दूसरे से लड़ते रहे और वाइट लोग उन्हें देखकर हंसते रहे। अंत में सब स्टूडेंट्स को एक इलेक्ट्रिक वायर से बंधे हुए सोने के फेक सिक्के निकालने को भी कहा गया। बहुत से स्टूडेंट को इस दौरान करंट के झटके भी लगे, जिसे देख वाइट लोगों को काफी मजे आए। उस रात पर घर पर बिस्तर पर लेटे हुए नरेटर ने सोचा कि स्कॉलरशिप वास्तव में कागज का एक टुकड़ा मात्र है, जिसकी वजह से उसे वाइट लोगों के इशारों पर नाचते रहना होगा। इसके बाद नरेटर को एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया। वहां उसने 3 साल तक पढ़ाई की। एक दिन कॉलेज में ट्रस्ट का मेंबर नॉर्टन आया हुआ था। नरेटर को बोला गया कि नॉर्टन को शहर घुमा दे। नरेटर ड्राइवर बनकर नॉर्टन को शहर घुमाने के लिए ले गया। नॉर्टन देर तक अपने बेटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता रहा। अंत में उसने ड्रिंक करने की इच्छा जाहिर की। नरेटर उसे गोल्डन डे नाम की बार में ले गया। वहां काले लोग आते थे, लेकिन नॉर्टन वहां शराब पीने लगा। कुछ देर बाद वहां काले लोगों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। इस झगड़े के दौरान नॉर्टन को चोट लग गई और वह बेहोश हो गया, लेकिन एक काले डॉक्टर ने उसका उपचार किया और नरेटर को डांटा कि एक व्यक्ति को वहां पे क्यों लेके आया है। उसके बाद नरेटर नॉर्टन को वापस इसके गेस्ट हाउस छोड़ आता है, लेकिन नॉर्टन इस घटना के बारे में कॉलेज की अथॉरिटीज को बता देता है। अगले दिन कॉलेज का फाउंडर डे मनाया गया, जिसमें नरेटर को रेवरेंड होमर का एक लंबा और बोरिंग भाषण सुनना पड़ा। बाद में कॉलेज का प्रेसिडेंट डॉक्टर ब्लेडसो नरेटर को अपने कमरे में बुलाता है और बहुत डांटता है, क्योंकि नॉर्टन ने उसकी शिकायत कर दी थी। इसके साथ ही वह नरेटर को कॉलेज से निकाल देता है, लेकिन वह उसे 7 रिकमेंडेशन लेटर्स देता है और कहता है कि न्यूयॉर्क के हार्लेम शहर में जाकर उन लेटर की मदद से नौकरी ढूंढ ले। इसके बाद नरेटर हार्लेम शहर चला जाता है। वहां वह काफी लोगों से मिलता है और उन्हें रिकमेंडेशन लेटर्स देता है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। अंत में वह मिस्टर एमरसन के यहाँ जाता है, जो कॉलेज के ट्रस्टीज में से एक थे, लेकिन वहां नरेटर को उनका बेटा मिलता है। वह नरेटर का रिकमेंडेशन लेटर पढ़ता है और उसे बता देता है कि ब्लेडसो ने उसके साथ धोखा किया। उसने लेटर्स में लिखा था कि नरेटर एक बेईमान व्यक्ति है और भरोसा करने लायक नहीं है, इसलिए कोई उसे जॉब नहीं दे रहा है। लेकिन फिर जूनियर एमरसन ने नरेटर को लिबर्टी पेंट्स नामक एक फैक्ट्री में छोटी सी जॉब दिलवा दी थी। नरेटर वहां फैक्ट्री के अश्वेत मालिक ल्यूसियस के असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगा। आयरनी यह थी कि फैक्ट्री व्हाइट पेंट बनाती थी। एक दिन ल्यूसियस ने नरेटर पर इल्जाम लगाया कि वह यूनियन की एक्टिविटीज में शामिल हो रहा है। नरेटर अपना पक्ष रखने ही वाला था कि तभी पास में पेंट का एक टैंक फट जाता है। इस हादसे में नरेटर को चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। हॉस्पिटल में नरेटर को होश आता है, लेकिन उसकी मेमोरी और स्पीच जा चुकी थी।
कुछ वाइट डॉक्टर उसे क्वीन या पिग की तरह ट्रीट करते और एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसे बिजली के झटके देने की कोशिश करते थे। लेकिन इसी बीच नरेटर की मेमोरी और स्पीच वापस आ जाती है और वह हॉस्पिटल से भाग जाता है। लेकिन एक गली में वह बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ अचेत लोग नरेटर को मैरी नाम की महिला के घर ले जाते हैं। वह बहुत दयालु थी और नरेटर को फ्री में वहां रहने देती थी और उसकी पूरी देखभाल करती थी। धीरे धीरे नरेटर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक दिन नरेटर देखता है कि पड़ोस में एक ब्लैक कपल को उनके अपार्टमेंट से निकाला जा रहा था। वहां लोगों की काफी भीड़ जुटी हुई थी। नरेटर उस भीड़ के सामने एक बहुत ही मार्मिक स्पीच देता है जिसे वहां खड़ा ब्रदर जैक नाम का आदमी सुन लेता है। ब्रदर जैक दरअसल ब्रदरहुड नाम की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक लीडर था। ब्रदरहुड संस्था दबे कुचले लोगों की मदद का कार्य करती थी। ब्रदर जैक ने नरेटर से कहा कि वह ब्रदरहुड को ज्वाइन कर ले और उनका स्पोक पर्सन बन जाए। लेकिन नरेटर पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन बाद में उसने ब्रदरहुड को ज्वाइन कर लिया क्योंकि उसे एक सैलरी भी ऑफर की गई थी जिससे वह मैरी की आर्थिक मदद करना चाहता था क्योंकि मैरी ने उसके लिए बहुत कुछ किया था। ब्रदरहुड एक इंटररेशियल संस्था थी जिसमें व्हाइट और ब्लैक दोनों तरह के लोग रहते थे। वहां नरेटर को एक आदमी हैम्ब्रो रियोट्रिक की प्रैक्टिस कराता था। ट्रेनिंग के बाद नरेटर को ब्रदरहुड की एक ब्रांच में भेज दिया जाता था। वहां वह एक ब्लैक लीडर क्लिफ्टन से भी मिलता है। ब्रदरहुड अक्सर इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता है और नरेटर उनमें अपने भाषण देने लगता है। उसे इस काम में काफी मजा आता है। इसी दौरान नरेटर रैश नाम के ब्लैक नेशनलिस्ट से मिलता है। लेकिन रैश ब्रदरहुड की इंटररेशियल पॉलिसी का विरोध करता है और नरेटर से कहता है कि ब्लैक लोगों को अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए और उन्हें व्हाइट लोगों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। एक दिन ब्रदर रास्ट्रम नाम का मेंबर नरेटर पर आरोप लगाता है कि वह खुद को लाइमलाइट में रहने की कोशिश कर रहा है ताकि ब्रदरहुड का मेन लीडर बन सके। एक समिति इन चार्जेस की जांच करती है और बाद में नरेटर को दूसरी ब्रांच में भेज दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि आगे से वह वुमेन राइट्स के लिए काम करे। एक दिन वुमेन राइट्स पर बोलते हुए एक व्हाइट लड़की नरेटर की तरह काफी आकर्षित होती है, लेकिन वह उसे सच्चा प्यार नहीं करती। उसे सिर्फ ब्लैक आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की फैंटेसी मात्र थी। एक दिन नरेटर को वापस हार्लेम वाली ब्रांच में बुला लिया जाता है क्योंकि क्लिफ्टन ब्रदरहुड छोड़कर जा चुका था। इसके साथ ही दूसरे ब्लैक लोग भी ब्रदरहुड छोड़ रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ब्रदरहुड अपने ब्लैक लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहा था। नरेटर को एक दिन क्लिफ्टन सड़क के किनारे स्लेव डॉल बेचते हुए मिलता है, लेकिन तभी पुलिस वहां आती है और क्लिफ्टन को अरेस्ट करने लगती है क्योंकि उनके मुताबिक उसके पास सेलिंग लाइसेंस नहीं था। क्लिफ्टन अपने अरेस्ट का विरोध करता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। नरेटर क्लिफ्टन की फुनरल ऑर्गेनाइज करता है और सबके सामने एक भावुक स्पीच देता है जिसमें वह क्लिफ्टन को हीरो बताता है। लेकिन इससे ब्रदरहुड के लीडर नरेटर से नाराज हो जाते हैं क्योंकि क्लिफ्टन ने ब्रदरहुड की पॉलिसी का विरोध किया था और उन्हें छोड़कर चला गया था। इसके बावजूद नरेटर ने उन्हें बिना बताए उनकी फुनरल ऑर्गेनाइज करवाई थी। वे नरेटर को बुलाते हैं और जैक उसे ब्रदरहुड की फिलॉसफीज की बड़ी बड़ी बातों का लेक्चर देते हैं। वह उसे वापस ब्रदर हैम्ब्रो के पास भेजते हैं ताकि वह ब्रदरहुड की नई योजना की ट्रेनिंग ले सके। नरेटर को जैक पर बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ब्रदरहुड को उसके मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, वे सिर्फ उनके लिए मोहरे हैं और वास्तव में जैक पावर में बने रहना चाहता था। लेकिन नरेटर ने सोचा कि स्वार्थी जैक को कुर्सी से हटाने के लिए उसे कुछ दिन तक ब्रदरहुड में बने रहना होगा। जैसे ही वह ब्रदर हैम्ब्रो के यहाँ जाने वाला था, उसे रास्ते में रैश मिल जाता है जो कि ब्रदरहुड के सामने गुस्सा था क्योंकि व्हाइट पुलिस ऑफिसर ने क्लिफ्टन को गोली मारी थी। फिर भी ब्रदरहुड शांत बैठा था। रैश ने नरेटर को धमकी देते हुए वो बोला वह ब्लैक्स की साइड चुने, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन नरेटर ने कहा कि वह नफरत और हिंसा में विश्वास नहीं रखता। इसके बाद रैश ने नरेटर को पीटने के लिए कुछ लोग को भेजा, मगर नरेटर ने ब्लैक हैट और ब्लैक ग्लासेस लगाकर अपना भेष बदल लिया और वहां से चला गया।
ब्रदर हैम्ब्रो ने अपार्टमेंट पर पहुंचकर दोनों की ब्रदरहुड को लेकर बातचीत होती है। हैम्ब्रो कहता है कि ब्रदरहुड के लीडर्स सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं, सरकार से उन्हें फंडिंग भी मिलती है और वे काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। लोगों को इमोशनल करके वे अपने मेंबर बना लेते हैं और लोग उनके लिए नारे लगते हैं, उनके भाषण सुनते हैं, उनके लिए लड़ते हैं, लेकिन खुद वे लग्जरी की लाइफ जीते हैं। उन्हें ब्लैक लोगों के अधिकारों से कोई लेना देना नहीं है। यह सब सुनकर नरेटर ने सोचा कि उसे ब्रदरहुड की टॉप लीडरशिप के शिखर जाने चाहिए। इसलिए उसने सेबिल नाम की श्वेत महिला से दोस्ती बढ़ाई, क्योंकि वह ब्रदरहुड की एक टॉप लीडर से मिलती जुलती थी। उसे लगा कि सेबिल को शिड्यूस करके ब्रदरहुड के अंदरूनी सीक्रेट्स पता चल जाएंगे। फिर वह सिबिल के साथ अपने अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन सिबिल को ब्रदरहुड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वास्तव में सिबिल की फैंटेसी थी कि ब्लैक आदमी उसका बलात्कार करे, इसलिए वह नरेटर के साथ उसके अपार्टमेंट आई थी। तभी नरेटर को ब्रदरहुड से फोन आता है और उसे जल्दी से हरले मारने के लिए कहा जाता है। नरेटर को फोन पर कांच टूटने की आवाज आती है। वह जल्दी से ब्रदरहुड के हेडक्वार्टर की तरफ चला जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि सारे शहर में दंगा फैला हुआ है, जिसे रैस ने भड़काया था। दंगाई एक बिल्डिंग जला रहे थे। तभी रैस ने नरेटर को देख लिया और उसने लोगों को नरेटर को पकड़कर कोड़े मारने के लिए कहा। नरेटर किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गया, लेकिन जब उस एरिया से बाहर पहुंचा तो दो पुलिस वालों ने उसे देख लिया। उन्होंने उसे एक दंगाई समझा और सोचा कि वह कुछ लूट कर भाग रहा था, क्योंकि नरेटर ने एक ब्रीफ केस पकड़ा हुआ था। पुलिस वाले ने नरेटर को अरेस्ट करने के लिए उसके पीछे भागे। नरेटर उनसे बचने के लिए एक गली की तरफ भागा, लेकिन एक मैनहोल में गिर गया। पुलिस वालों ने उस ऊपर से उसका मजाक उड़ाया और मैनहोल का ढक्कन बंद कर दिया। उन्हें लगा कि वह नीचे मर जाएगा। नरेटर नीचे पाइप से होकर एक जगह पर पहुंच गया और फिर अंडरग्राउंड होकर वहीं रहने लगा। यह कहानी वह वहीं से लिख रहा था। तो दोस्तों, यह थी इनविजिबल मैन की कहानी। होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी की समरी इंग्लिश में जाननी है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। हम मिलते हैं आपको अगली ऑडियो बुक में। अगर दोस्तों आपको कोई भी ऑडियो बुक की समरी हिंदी या इंग्लिश में जाननी है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं वह ऑडियो बुक जरूर आपके सामने लेकर आऊंगी। धन्यवाद।